नमस्कार साथियों आज की डेट है 5 अगस्त 2026 और आज की डेट में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का पेपर। जी हाँ, आज का पहला शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का। यदि आप भी गए थे आज की डेट में एग्जाम देने तो अपना आप आंसर की मिला लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुआ है फेसबुक के माध्यम से, जितने भी छात्रों ने बताया है उसी के आधार पे हमने ये क्वेश्चन लिखा है। और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो उन्हें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। पहला जो प्रश्न यहाँ पे मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें छात्रों ने बताया, पूछा गया था अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यान को भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो वो था सोवियत संघ। जी हाँ, ये कब भेजा गया था? तो 4 अक्टूबर 1957 को ये भेजा गया था। ये ध्यान रखिएगा, जो कि विश्व का पहला ये कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजकर एक तरह से अंतरिक्ष युग की शुरुआत की गई थी। ये भेजा गया था सोवियत संघ द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था ग्लोब पर भारत का विस्तार निम्नलिखित में से किस उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है? तो यह है आपका 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत का मुख्य जो भूभाग है लगभग 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जब पूर्वी की आपसे पूछ दिया जाए तो पूर्वी जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में स्वर्ण उत्पादन पर लगभग एकाधिकार किस राज्य का रहा है? तो ये कर्नाटक राज्य का रहा है। जी हाँ, भारत के अधिकांश जो स्वर्ण उत्पादन का जो श्रेय दिया जाता है, जो लंबे समय तक कोलार गोल्ड के फील्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम शॉर्टकट में केजीएफ के नाम से जानते हैं, तो ये जो है ये गोल्ड माइंस आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में पूछा गया था चौरी चौरा कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है असहयोग आंदोलन से। जी हाँ, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। जी हाँ, 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का ये महत्वपूर्ण मोड़ भी माना गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन जो बी दिया गया है ये हमारा प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था मार्टिन लूथर को इतिहास में मुख्य रूप से किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन जारी किया था। जी हाँ, कब जारी किया था इन्होंने? तो 1577 ईस्वी में, जो कि 95 लिथियस जो कि प्रस्तुत करके इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की नीतियों का विरोध किया था और इसी से प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो हम यहाँ पे कहेंगे बी ऑप्शन जो दिया गया है ये हमारा प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में किस नेता ने देश का नेतृत्व किया? तो ये किया गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। जी हाँ, कब किया गया था? तो 1940 से 1945 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, जिनका नाम है विंस्टन चर्चिल। और इन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषणों में दृढ़ नेतृत्व से ब्रिटेन का मनोबल भी बनाया रखा और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध का महान युद्धकालीन नेता के नाम से उसी तरह जाना जाने लगे। तो यहाँ पे हमारा सही होता है प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में पूछा गया था गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के शासनकाल में रहे थे? जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के शासनकाल में रहे थे? तो ये अकबर के। जी हाँ,
गोस्वामी तुलसीदास का जो जीवन काल है वो सम्राट अकबर के शासन काल में था और इसी समय उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका और भी बहुत सारे प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं उसकी रचना भी इन्होंने की थी। हालांकि ये सब यहाँ पे प्रश्न में नहीं पूछा गया था, केवल ये पूछा गया था कि गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के शासन काल में रहे, तो ये अकबर के रहे थे। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से था। जैसे दिल्ली दिया गया है। हालांकि अनेक सूफी संतों का प्रमुख ये केंद्र रहा है दिल्ली, ये कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहा है, लेकिन जो नाम यहाँ पे लेकर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शेख सलीम चिश्ती का संबंध निम्नलिखित में से किसका था, तो इनका संबंध दिल्ली से नहीं था, इनका संबंध जो था फतेहपुर सीकरी से था। क्योंकि शेख सलीम चिश्ती का जो प्रसिद्ध दरगाह है आपको देखने को मिलता है वो फतेहपुर सीकरी में ही देखने को मिलता है। तो सम्राट अकबर और उनकी जो श्रद्धा में यहाँ पे आया करते थे, उसके बाद इसी स्थान पे उनका भव्य नगर का निर्माण भी करा दिया गया था उसी समय। तो ये कहाँ पे स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न में पूछा गया था इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद का जन्म लगभग किस वर्ष हुआ था, तो 570 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है लगभग 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और इसी वर्ष को आम उल फिल जो कि हाथी का वर्ष भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो सही मारेंगे, ऑप्शन बी हम जो मारेंगे बिल्कुल सही मारेंगे। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था मानव शरीर में किस अंग के सामान्य रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो अग्न्याशय। जी हाँ, अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है यहीं से नियंत्रित होती है। तो इंसुलिन की कमी या उसके सही ढंग से कार्य न करने पर मधुमेह जो रोग होता है ये इसी कारण होता है, अग्न्याशय से। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था जिप्सम का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइडेट। जी हाँ, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, CaSO4 × 2H2O। ध्यान रखिएगा, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र और ये आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइडेट, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। जी हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन बोध गया दिया गया था, तो बोध गया जो था इनका जो कि जहाँ बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो स्थान है बोध गया। और कुशीनगर क्या है, तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और राजगीर की बात करें तो राजगीर जो था ये बुद्ध का एक तरह से देखा जाए तो प्रमुख कर्म भूमि को माना जाता है, लेकिन जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है मैक-मोहन रेखा। जी हाँ, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि शिमला समझौते के दौरान हेनरी मैक-मोहन द्वारा भारत और तिब्बत के बीच जो सीमा निर्धारित की गई थी उसको मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। और ये समझौता, शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। 1914 में शिमला समझौता हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है अवतल लेंस का। जी हाँ, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो होता है वो पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देखता है, लेकिन दूर की वस्तुएं जो है उसे धुंधली दिखाई देती है। तो अवतल लेंस जो है ये प्रकाश किरणों को फैलाकर इस दोष को दूर करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल सही मारेंगे, अवतल लेंस। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था मानव शरीर में किस पदार्थ की
अधिकता हृदय घात का प्रमुख कारण बन सकती है। तो इसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। जी हाँ, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे इसका, क्योंकि रक्त में विशेष रूप से ये जो होता है LDL होता है, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी मात्रा जो होती है धमनियों में वसा जमा कर देती है, जिसके कारण रक्त प्रवाह जो होता है नहीं हो पाता है, और इसी के कारण हृदय घात की खतरा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो बी ऑप्शन दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, पृथ्वी को सूर्य से सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा मुख्यतः किस रूप में प्राप्त होती है? तो ये होती है अवरक्त विकिरण के द्वारा। जी हाँ, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी को जो प्राप्त अधिकांश जो ऊष्मा ऊर्जा होती है वो अवरक्त विकिरण के द्वारा ही मिलती है। तो यही विकिरण जो है पृथ्वी को गर्म रखने और तापमान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो ऑप्शन सी दिया गया है, ये प्रश्न के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जे थॉमसन ने किया था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। और इन्होंने कब किया था? तो इसकी खोज इन्होंने 1897 में किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और किसके प्रयोग से इन्होंने किया था? तो कैथोड किरण प्रयोग के द्वारा इन्होंने ये खोज किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, हालांकि ऑप्शनों को छोड़ दीजिए क्योंकि बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। अगले प्रश्न में पूछा गया था, ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल मतलब कि रॉक है? ग्रेनाइट किस प्रकार का है? तो इसको हम आग्नेयाश्य सेल के अंतर्गत जानते हैं। ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ग्रेनाइट जो है मैग्मा को धीरे धीरे ठंडा होने से बनने वाली जो अंतर्वेदी जो आग्नेयाश्य सेल होती है, जो कि काफ़ी कठोर और टिकाऊ होती है, जो ज़्यादातर भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका आग्नेयाश्य सेल होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो दिया गया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किस कारण होता है? तो ये होता है साथियों नदी के प्रवाह के मंद होने पर। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि जब नदी समुद्र या झील में प्रवेश करती है तो उसका जो वेग होता है बहुत ही कम हो जाता है। तो ये देखने को मिलता है कि वो अपने साथ जो लाई गई गाद होती है या अवसाद जो होती है वो जमा कर लेती है। तो इससे डेल्टा का निर्माण होता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा गया था। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन जो बी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मध्यरात्रि का सूर्य नामक प्राकृतिक घटना मुख्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है आर्कटिक वृत्त, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है करेक्ट आंसर। ये कब आपको देखने को मिलेगा? तो ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलेगा। आर्कटिक वृत्त के भीतर कई स्थानों पे सूर्य जो है 24 घंटे तक क्षितिज से नीचे नहीं जाता। तो इसी घटना को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश के अधिकांश निवासी शिंटो धर्म का पालन करते हैं? तो ये पालन करते हैं साथियों जापान के लोग। जी हाँ, जापान के लोग, क्योंकि शिंटो जो है जापान का प्राचीन और पारंपरिक धर्म है, और इसमें प्रकृति हो गया, पूर्वजों और अलग अलग देवताओं की पूजा हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें यहाँ पे परंपरागत ढंग से देखने को मिलती है। इसी को लेकर शिंटो धर्म को गहरा इस पर देखने को मिलता है जुड़ाव। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन जो सी दिया गया है ये प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही दिया गया है। और यहीं पर ए ऑप्शन दिया गया चीन। तो चीन में मुख्य रूप से देखा जाए तो बौद्ध हो गया, और भी यहाँ पे कई यहाँ पे चीज़ें जो देखने को मिलती है। हालांकि ज़्यादातर बौद्ध धर्म जो है चीन में प्रचलित है। और बी ऑप्शन दिया गया दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया में बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही अधिक है। और डी ऑप्शन दिया गया मंगोलिया। तो मंगोलिया में मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रभाव है। तो शिंटो धर्म यहाँ पर तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था, फील्ड मार्शल एरविन रोमेल किस देश की सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे? तो ये जर्मनी के थे। जी हाँ,
एरविन रोमेल जो थे जर्मनी के प्रसिद्ध फील्ड मार्शल थे, जो कि डेजर्ट फॉक्स के नाम से इन्हें जाना जाता था उस समय। और उन्होंने उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे बहुत सारी सैन्य नेतृत्व इन्होंने किया था। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को बिल्कुल सही मारेंगे। और ए ऑप्शन दिया गया इटली। हालांकि इटली जो था द्वितीय विश्व युद्ध में जो कि धुरी राष्ट्र का एक तरह से सदस्य था, लेकिन रोमेल इटली के सेनापति ये नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो था मित्र राष्ट्रों में शामिल था। रोमेल का फ्रांस की सेना से कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया रूस। तो रूस जो था एक तरह से सोवियत संघ के साथ था ये, तो मित्र राष्ट्रों का प्रमुख ये सदस्य रहा है, लेकिन इसमें भी रोमेल जर्मन सेना के अधिकारी नहीं थे। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया ये करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संगठन आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया। तो ये 24 अक्टूबर, जी हाँ 24 अक्टूबर 1945, ये ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 जो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन अस्तित्व में आया था। और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी छात्र बी ऑप्शन मारे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है। तो उसका नाम है वरुण। जी हाँ वरुण, क्योंकि वर्तमान में प्लूटो को एक तरह से बौना ग्रह माना जाता है, तो इसलिए वरुण जो होगा सूर्य से सबसे अधिक यहाँ पे दूर माना जाएगा। और शनि की बात करें तो शनि जो है सूर्य से छठा ग्रह है और अपने सुंदर वलयुग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ पे हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन सूर्य से काफ़ी ये दूर है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो सही होता है हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया था सामान्य परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है। तो 340 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि 760 मील प्रति घंटा, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया था प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत किस महान धार्मिक सुधारक ने की थी। तो ये किया गया था, शायद ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है, मार्टिन लूथर के द्वारा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कब किया गया था तो 1517 में, 1517 में मार्टिन लूथर ने जर्मनी के विंटेनबर्ग चर्च के द्वारा अपनी जो कि 95 थीसिस जिसको बोला जाता है 95 थीसिस लगाकर रोमन कैथोलिक चर्च की नीतियों का इन्होंने विरोध किया था। और इसी घटना को हम प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। तो ये फुटबॉल की क्षेत्र में, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो कि क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी हो गया और भी जैसे दिया जाता है उसी प्रकार फुटबॉल में जो दिया जाता है साथियों रोवर्स कप दिया जाता है, जो कि भारत की सबसे पुरानी और एक तरह से प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता में से एक है। और इसका आयोजन जो होता है लंबे समय तक मुंबई में किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हॉकी के क्षेत्र में यदि बात करें हॉकी की क्षेत्र में तो बहुत सारे यहाँ पे पुरस्कार आपको देखने को मिलते हैं। क्रिकेट की क्षेत्र में तो बहुत सारे, रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, ईरानी कप हो गया, बहुत सारे यहाँ पे दिए जाते हैं। उसी प्रकार कबड्डी की क्षेत्र में जो कि अलग राष्ट्रीय एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग पुरस्कार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रमुख पात्र कौन है। तो होरी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, होरी महतो इनका पूरा नाम है, जो कि गोदान का प्रमुख ये पात्र है। और इसके माध्यम से ही मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय किसान के संघर्ष, गरीबी और सामाजिक शोषण का एक तरह से अत्यंत प्रभावशाली तरीके से चित्रण इन्होंने की था। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया था पंचशील सिद्धांत सर्वप्रथम किन दो देशों के बीच अपनाए गए थे। तो ये साथियों भारत और चीन। जी हाँ, यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही होगा, जो कि आपको बता दें 1954 में 1954 में
भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत अपनाए गए और इसी के 5 सिद्धांतों में एक दूसरे की सपुर्दता का सम्मान और आक्रमण न करना और एक तरह से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल था। तो हम यहाँ पे कहेंगे भारत और चीन के बीच। क्लियर है? आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था इग्लू क्या होता है। तो इग्लू जो होता है बर्फ से जो बना घर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों?